Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी। आप सिटीजन फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक संस्था है, उससे जुड़े हुए हैं और आपने काफी काम किया है। यूनिक आईडी जो आधार कार्ड से जुड़ी है, जो निजता के प्राइवेसी का लॉ है, उस पर आपका काफी काम रहा है। और विशेष रूप से हमसे इस हफ्ते आपके जुड़ने गोपाल कृष्ण जी के जुड़ने की वजह ये रही है कि फेसबुक से जुड़ा एक विवाद हमारे सामने आया है पिछले हफ्ते, और उसके बाद एक बार फिर से जो डाटा का मसला है, लोगों की प्राइवेसी का मसला है, वो चर्चा में है। तो हम गोपाल कृष्ण जी से उसके तमाम पहलुओं पर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले पर उनकी संस्था ने काफी काम किया है। इसके अलावा हमारे अपने न्यूज लॉन्ड्री के एसोसिएट एडिटर हमारे साथी मेघनाद हमारे साथ हैं। मेघनाद, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। और साथ में हमारे अपने कॉलमनिस्ट और स्तंभकार हैं हमारे न्यूज लॉन्ड्री के आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। इस हफ्ते हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जो विषय है उसके बारे में आपको मेघनाद एक बार जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर है जो मैं आपके सामने डालना चाहता हूँ। वो ये है कि हम फेसबुक है वो हमारा न्यूज लॉन्ड्री और टीम वर्क्स आर्ट्स का एक सालाना इवेंट है मीडिया रंबल के नाम से। उसमें उसका एक प्रायोजक फेसबुक भी है। तो ये जानकारी एक शुरुआत में ही आप लोगों को देना बहुत जरूरी और मुनासिब है। मेघनाद, एक बार अब आप जो विषय हैं इस हफ्ते चर्चा में आने वाले, उनके बारे में अगर हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, पिछले हफ्ते फेसबुक की कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई थी। उनपे एलिगेशंस लगाए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि उनके पॉलिटिकल बायसेस है, जो कि वो बीजेपी की तरफ लीडिंग है। और उसमें अंकित दास, जो उनकी पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव है, पब्लिक पॉलिसी चीफ है एक्चुअली इंडिया की, उनका नाम आया है। और उनके बहन का भी कनेक्शन निकल कर आया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा मसला है ना अतुल सर, की सोशल मीडिया कंपनीज कंटेंट मॉडरेशन किस तरीके से करती है और उनका कुछ बायस दिखाई पड़ता है या नहीं। ये काफी बड़ा मसला है। फेसबुक तो है ही, बट ट्विटर और यूट्यूब से लेके ये तो बहुत ही मतलब पेचीदा मामला भी है थोड़ा सा। फिर कांग्रेस ने इसी मसले में फेसबुक इंडिया पर एक इंक्वायरी मांगी है और पार्लियामेंट्री कमेटी में ये उठाने की कोशिश की। और फिर वहां पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि कुछ बीजेपी के मेंबर्स ने वो अपोज भी किया था। तो वो भी कनेक्टेड मामला है, उस पर भी बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। जेपी की मांग की है शशि थरूर ने। हाँ, वो क्योंकि वो शशि थरूर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी और आईटी के हेड है। तो वहां पर वो ऑब्वियसली इंक्वायरी पहली जो मांगी गई थी वो वहां पर मांगी गई थी, पर वहां पर कुछ रिजेक्शन आए थे और स्पीकर्स को लेटर्स वगैरह भी लिखे गए थे। तो वो भी एक मामला है। तो ये बेसिकली कांग्रेस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है और उस पर भी बात करेंगे हम। फिर उसके ऊपर प्रशांत भूषण केस में एक डेवलपमेंट हुआ है। उनका सेंटेंसिंग अभी तक हुआ तो है नहीं, 2-3 दिन दिए गए हैं उनको माफी मांगने के लिए उनके ट्वीट्स के लिए। कल हियरिंग हुई 2 घंटे की, जिसमें बहुत मतलब बैक एंड फोर्थ हुआ। और फिर बेसिकली प्रशांत भूषण ने बोला कि मैं माफी मांगने वाला हूँ, नहीं आपको जो करना है वो कर लो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उनको समय दिया है कि आप सोचिए। और जस्टिस अरुण मिश्रा जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे लाइफ में कभी किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अंदर नहीं डाला है, पर मुझे अब ये करना पड़ेगा एक्सेट्रा। बहुत ड्रामेटिक सीन्स हुए, तो वो भी एक है। सर, हमने प्रशांत भूषण के बारे में पहले भी बात किया था इससे पहले। हाँ।
तो वो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जो पूरा सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस पर थोड़ा सा उस लिहाज से बात करना इंटरेस्टिंग जी जी जी। और उसके अलावा आमिर खान को फिर से ट्रोल किया जा रहा है इस बार। वो टर्की के फर्स्ट लेडी एमीन अर्डोगान से मुलाकात हुई उनकी, तो फिर सबको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे मुलाकात कर सकते हैं। उनका एक फोटो निकला था कि वो वेव कर रहे हैं बैल्कनी पे या कुछ, तो लोगों को गुस्सा आ गया कि अरे किससे मिल रहे हो एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली आमिर खान, आई थिंक आमिर खान की हैबिट है कि ईयरली या दो साल में एक बार तो वो ऐसे कंट्रोवर्सी में कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। तो अब ये आदत सी हो गई है। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि ऐसे क्यों लोग इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। आमिर खान को अपना नाम अमित कुमार रख लेना चाहिए। आमिर कुमार। और नहीं मतलब ये टर्की की फर्स्ट लेडी से मिला तो एकदम गुस्सा आ गया वगैरह, वो थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वही मतलब वो स्नैपडील से लेके और क्या क्या कंट्रोवर्सीज में फंसते रहते हैं। इस वाला जो कंट्रोवर्सी है उनका, हाँ, कोई बड़ा षड्यंत्र रखता है, लगता है उसके खिलाफ, पता नहीं। फिर ये एसएसआर केस पे सर हमने वैसे बात नहीं की है ना ज्यादा, सुशांत सिंह केस पे। आई थिंक मुझे लगता है कि डेलिबरेटली हमने इसको अवॉइड किया है कि जिस तरह से सर्कस बनाया गया है उनकी मौत को, उस पर अभी बहुत किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि अब सीबीआई के पास गया तो अब सीबीआई को ही सारी जांच कर लेने देना चाहिए। जी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब ये डिक्लेयर किया तो एक क्लिप वायरल हुआ है जहाँ पे अर्नब गोस्वामी बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत खुश है कि अनप्रेसिडेंटेड, बहुत अच्छा है, नो व्हाटएवर। तो हम शायद बहुत दिलचस्प है कि वो कह रहे हैं कि अब चूंकि सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, इसलिए मुंबई के पुलिस चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक पूरी हिस्ट्री में सीबीआई के या सुप्रीम कोर्ट के किसी के जांच का आदेश सीबीआई को दिया गया हो और उस पर किसी का इस्तीफा हुआ हो, मतलब इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो हम सर अर्नब के एनर्जी लेवल्स पर भी चर्चा कर सकते हैं शायद कभी। मैं सही में सोचता हूँ कि वो आदमी भी इतनी का इशारा है, कोलंबियन मैं वही सोचता हूँ कि यार इसमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से, वो क्या 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 दवाई लेता है ये आदमी, मुझे भी चाहिए। फिर हम भी एक्साइटेड चर्चा करेंगे फिर। फिर उसके अलावा बिहार फ्लड्स में खबर आई है कुछ 81 लाख लोगोर को इफेक्ट हुआ है बिहार में। तो आई थिंक हमारे साथ आनंद भी है, तो वो थोड़ा सा शायद इस पर और एलैबोरेट करना चाहेंगे। पर आई थिंक हमने जब जैसे असम के फ्लड्स के बारे में बात किया था, आई थिंक लास्ट मंथ, तब भी हमने आई थिंक बिहार और असम दोनों का बोला था, और आनंद ने वही बोला था कि अब ये ईयरली हो गया है तो इस पे क्या ही बात कर सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट से हुए हैं, वही ये कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है। पर एक मेन खबर जो आई थिंक कहीं अब आई थिंक लोग बोर भी हो गए, पता नहीं, कोविड को लेकर खबर है कि हम अभी जल्द ही 30 लाख तक पहुंचने वाले हैं पॉजिटिव केसेस पर। मिंट के अकॉर्डिंग हमारी रिकवरी रेट भी बढ़ गई है और थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई है वायरस की स्प्रेड की। और दिल्ली में स्पेशली डेथ रेट कम हो चुकी है, और आई थिंक तमिलनाडु में भी थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है अभी भी। तो कुछ स्टेट्स है जो हैंडल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर पढ़ी सर मैंने कल इंडियन एक्सप्रेस में आई थी कि एक स्टडी की गई थी हैदराबाद में, जहां पर ये पाया गया कि कुछ 2.5 लाख लोग जो है उनको कोविड हो सकता है, पर वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं हैदराबाद में। और उन्होंने कैसे किया, वो सीवेज का एक सैंपल लेकर उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया। तो लगभग उन्होंने कहा कि कुछ 10% पॉपुलेशन हैदराबाद की शायद एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं हुआ।
तो मतलब आप इरादा ही लगा सकते हैं कि कितना वो वायरस ऑलरेडी भी स्प्रेड हो चुका होगा। हमको तो बस नंबर्स जो मिल रहे हैं वो बस रिपोर्टेड नंबर्स है। तो इस पर भी एक एक्चुअली फिर से हम एक रीलुक करेंगे आई थिंक सर बाद में कि कोविड का सिचुएशन क्या है। आई थिंक 30 लाख क्रॉस करने के बाद एक बार बनता है। ठीक बात। एक छोटी सी और खबर है जिस पर जो नेशनल इंटरेस्ट लेवल की इस तरह की खबर है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीएम केयर्स फंड बना था उस पर अपना एक डिसीजन दिया है। एक एनजीओ है जो कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि प्रशांत भूषण की संस्था है, जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और करप्शन जैसी चीजों के ऊपर काम करती है। तो उसने एक पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरह से ये जो पूरा एक नया फंड है इसको एनडीआरएफ के फंड में इसको ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए और इसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन इन दोनों चीजों से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि एक तो इसको एनडीआरएफ के फंड में नहीं डाला जा सकता क्योंकि यह ट्रस्ट है, और साथ में इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये कि इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए एक नया फंड। सर एक था आई थिंक उन्होंने ये कहा है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर ये जानकारी देने का आई थिंक रेज भी नहीं किया था। मतलब मैंने जितना पढ़ा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो मैटर था वो अभी तक मुझे नहीं लगता वो पिटिशन में था, क्योंकि पिटिशन में ये कहा गया था कि ये फंड का पैसा सब एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दे। तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो फिर एनडीआरएफ वैसे भी ट्रांसपेरेंट है, तो आई थिंक वो लॉजिक लगाया होगा वहां पर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। पर आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग ये आपने कहा कि प्रशांत भूषण की ऑर्गेनाइजेशन है। प्रशांत भूषण पे जो केस चल रहा है वो तो साइड में चल ही रहा है, पर उसके अलावा वो ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चैलेंज में भी एक और पिटिशन फाइल कर चुके हैं, और ये ऐसे काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे ये ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है। ठीक बात। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो कि पहला जो विषय है, मुझे लग रहा है कि फेसबुक वाले ही मसले से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने, जैसा कि मेघनाथ ने भी बताया, कि एक अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसने एक रिपोर्ट छापी इंडिया से रिलेटेड, और उसमें इंडिया में जो फेसबुक की गतिविधियां हैं उसके ऊपर रोशनी डालती है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है उसके लोगों को एक तरह से जो हेट स्पीच फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं या लोगों को धमकियां देते हैं, इस तरह के लोगों को, बीजेपी से जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है वहां पर, या उनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ की जाती है। और दूसरे जो उसके विरोधी लोग हैं या भाजपा से असहमति रखने वाले हैं या विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये लब्बुलुआब है। उसमें 2-3 बड़े नेताओं का नाम भी है, जिसमें राजा सिंह एक नेता हैं बीजेपी के, उनका जिक्र आया, अनंत हेगड़े का जिक्र आया जो कि बेंगलोर से, साउथ इंडिया से बड़े नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वाकया है वो ये पिछले हफ्ते हमारे सामने आया। एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है भारत और फेसबुक से जुड़ी, जिसमें ये बात सामने आई कि किस तरह से फेसबुक के ऊपर जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी है उसके जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जाता है, और उससे जो उसके जो नेता हैं या हेट स्पीच फैलाने वाले लोग हैं या धमकियां देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरे जो उससे असहमति रखने वाले, भाजपा से जुड़े असहमति रखने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विपक्षी दल के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इससे एक बड़ा विवाद पैदा हुआ, और साथ में जो फेसबुक की सारी गतिविधि है भारत में या उसके कामकाज का जो तरीका है उस पर बहुत सारे अब सवाल उठे हैं। तो एक तो ये कि मेरा पहला सवाल यही है कि हमने देखा था 2018 में जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल सामने आया था, तब ये बात काफी जोर शोर से उठी थी, और मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं उनको अमेरिकी कांग्रेस ने तलब किया था, और वहां पर यही तमाम सारी बातें आई थी कि किस तरह से डाटा जो उन्होंने शेयर किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को बिना लोगों की जानकारी दिए, और उसके अलावा उसमें हेट स्पीच के भी सवाल आए थे। मसलन जो म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े मसले थे, उसके बारे में जो रवैया रहा पूरा फेसबुक का, वो बहुत ही निराशाजनक था, एक तरफा था। तो फेसबुक ने उस समय माफी मांगी थी और इस तरह की चीजों से बचने की बात कही थी अमेरिकी कांग्रेस के सामने।
अब ये सवाल होता है कि अमेरिका में जिस चीज के लिए वो माफी मांगते हैं या करते हैं ज़ुकरबर्ग, भारत में उस तरह की गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं करता फेसबुक? सबसे पहले गोपाल जी आप ही से शुरू करते हैं। एक तो है कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, वो स्टोरी और जो गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी थी मार्च 2018 में जी, दोनों स्टोरी को, दोनों ही न्यूज स्टोरीज को एक साथ देखने का एक मजबूत तर्क है हम लोगों के सामने जी, क्योंकि दोनों अलग अलग समय में भले हुआ हो, लेकिन दोनों एक ही कहानी का अलग अलग हिस्से हैं। तो आमतौर पे आंकड़ों का मोबिलाइजेशन फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका के जरिए जैसे किया जा रहा था, उस प्रकार का मोबिलाइजेशन किसी पार्टी विशेष के लिए फेसबुक का करना, ऐसा ही कैम्ब्रिज एनालिटिका के समय में भी दिखाई पड़ा था, श्रीलंका में भी दिखाई पड़ा था। और फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका की ये समझ है कि उनका बिजनेस एपरेंट ट्रूथ पर, आभासी सच पर निर्भर करता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सच्चाई से, सत्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि जितने देर तक कोई आभासी सत्य को हम बनाए रख सकते हैं, उतने देर में वो मुनाफा कमा लेंगे, भले लोग बाद में उसकी सच्चाई को जान जाएं। वही बात अभी पिछले सप्ताह जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा हुआ उससे सामने आती है कि जब तक खुलासा हुआ तब तक जो उससे मुनाफा कमाने वाले थे, जो राजनीतिक फायदा लेने वाले थे, जो आर्थिक फायदा लेने वाले थे, वो अपना काम कर चुके हैं। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो फेसबुक पिछली बार भारत में हस्तक्षेप कर रहा था फ्री बेसिक्स और नेट और internet.org के जरिए, तो उसमें वो हार गया था, उस प्रयास में हार गया था। जिस काम को वो डायरेक्टली करने में सक्षम नहीं हुआ, उसी काम को फेसबुक इनडायरेक्टली करने का प्रयास कर रहा है और उसमें सफल हो रहा है। और साथ में उसका खुलासा हो गया कि वो सफल हो रहा है कि अपनी पिछली हार से फेसबुक ने भारत में जो उसकी हार हुई internet.org और फ्री बेसिक्स के जो मामला मामला जो उठा था उसको लेकर के, उससे उन्होंने सबक सीखा और उन्होंने इस बात का प्रयास किया और सफल भी हुए उस प्रयास में कि जो भारत की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने, फेसबुक ने उसमें सेंधमारी की। और जिस प्रकार से सेंधमारी की वो एक सिडक्टिव बर्गलरी है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता को ये कह करके वायदा किया जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो जुकरबर्ग साहब ने खुद ही वायदा किया था कि वो उनके लिए क्लीन इंडिया मिशन का एक ऐप बनाएंगे जिससे कि क्लीन स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जाएगा। तो जो भांति भांति के दावे किए गए वो बेसिकली सेडक्टिव सत्तारूढ़ पार्टी को सेड्यूस करने के लिए किए गए और उनका जो मकसद था वो उसमें वो कामयाब हुए। इस बार लाभ एक तो उठाने की मंशा दिखती है। एक और चीज इसमें है कि इसका जो एक थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को बैकग्राउंड दे दूं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका असल में एक ऐसी कंपनी थी जो राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती थी, चुनावी इलेक्टोरल कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं, चुनावों में उनके कैंपेन को चलाने का एक ठेका लेकर और उस अभियान को आगे बढ़ाती थी। और इसमें उसका जो हथियार था उसमें एक साइकोलॉजिकल मैपिंग करते थे। वो साइकोलॉजिकल मैपिंग क्या होती है कि लोगों के जो सोचने विचारने का तरीका है उसका आकलन करके और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रभावित किया जाता था। और फेसबुक उसमें सबसे बड़ा हथियार था क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की जो सोच थी वो फेसबुक के जरिए आती थी, सोशल मीडिया पे सामने आती थी, वहां से उस डाटा को उठाकर और फिर उसी के आधार पर उनके ऊपर उस तरह के उनकी सोच विचार को बदलने वाली उनके हिसाब की खबरों की बम्बार्डिंग की जाती थी।
इस तरह से टारगेटेड एड दिखाए जाते थे, टारगेटेड कंटेंट से उनका सामना होता था। तो इस तरह से अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया गया, ब्रेग्जिट को प्रभावित किया गया, और भी अलग अलग अफ्रीकन देशों में कुछ चुनावों को प्रभावित किया गया। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हैं। मैं ये इस पूरे उस मसले में मेघनाद आपको लाना चाह रहा था कि ये जो भारत से जुड़ा मसला है फेसबुक का, इसमें जो राजनीतिक दलों की भूमिका है, जैसे कांग्रेस की भी भूमिका शुरुआत में लपेटने की कोशिश की थी भाजपा ने, जब पहली बार 2018 में ये मामला आया था, और ये कहा गया था कि इसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, हालांकि वो बात कहीं से सब्सटेंशिएट नहीं हुई। उसके बाद भी अभी जो स्थिति है हमारे यहाँ, ऐसा दिखता है साफ साफ कि इसके सबसे बड़े जो लाभार्थी हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, फेसबुक की तमाम गतिविधियों के। तो ऐसे में ये आश्चर्य की बात तो नहीं होनी चाहिए कि फेसबुक को निर्बाध काम धंधे की छूट है यहाँ पर, और बिना किसी प्राइवेसी का एक मामला। ऐसे ही हमारे यहाँ जो निजता का की जो परिभाषा है, बहुत वेग है, बहुत जागरूकता नहीं है लोगों को, तो उसका फायदा उठाकर और किस किस तरह से राजनीतिक दल कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, क्योंकि फेसबुक जो है वो अभी आई थिंक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता हूँ कि अभी सबसे पावरफुल वर्ल्ड की एंटिटी बन चुकी है, सिंपली क्योंकि इनका ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी इन्हीं का है, फेसबुक का, और जो टॉप 3 एप्स है वो सब वो वर्ल्ड वाइड भी वो फेसबुक के हैं। और फेसबुक का जो रवैया है वो एक्चुअली सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था, तो मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था इस पर, और हमने एक इंटरमीडिएरी लायबिलिटी पे सीरीज भी की है न्यूज लॉन्ड्री पे इसी मामले की। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही कि जो इनका जो कंटेंट मॉडरेशन का जो सिस्टम है उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए अगर आप यूएस की बात करें तो जो भी अनलॉफुल या फिर जो भी प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है वो सब इंग्लिश में जाता है, पर अगर आप यहाँ पे इंडिया की बात करें या फिर कोई भी इवन म्यांमार की बात करें, जहां पर वो रोहिंग्या का आपने जो एक एग्जांपल दिया था, तो वो उनकी भाषा में होता है, और उनके भाषा में सेंसिबिलिटीज अलग होते हैं, हमारी भाषा में सेंसिबिलिटीज अलग होते हैं। तो वो मॉडरेटर जो वो भाषा समझे और फिर वो फ्लैग करे और फिर उसको अप्रूवल या उसको हटाए, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। हमको अभी भी पता नहीं है कि इंडिया में कितने कंटेंट मॉडरेटर्स हैं जो इसको अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी सरकार ने जब वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो मसला हुआ था, उसके बाद एक इंटरमीडिएरी लायबिलिटी रूल्स बनाने की कोशिश की थी। वो आई थिंक जनवरी में वो ड्राफ्ट भी आया था। ये जो रूल्स है वो राइट टू प्राइवेसी को थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए बनाए गए थे, स्पेशली इंटरमीडियरीज का मतलब जो वेबसाइट्स है, जो सोशल मीडिया कंपनीज है, उनको इंटरमीडियरीज बोला गया है यहाँ पे। तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो किस हद तक गवर्नमेंट की तरफ अकाउंटेबल रहेंगे। तो वो रूल्स जो है उसमें तो काफी प्रॉब्लम्स है, जैसे उन्होंने बोला था कि एक तो डेटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, जो भी इंडियन सिटीजन्स का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करा जाएगा ताकि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल पा सके, सर्वर जो है वो इंडिया में रहे। जी। और ऊपर से अगर गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी तो उनको 72 आवर्स में वो कंटेंट टेक डाउन करना पड़ेगा। तो वो इंटरमीडिएरी लायबिलिटीज का तो एक मसला चालू ही है साइड में। पर तीसरी चीज ये है, अगर आपने सुना होगा एक वो हिंदुस्तानी भाव के बारे में, एक बहुत ही घिनौना काइंड ऑफ आदमी, और कुछ बोल ही नहीं सकते, बट वो उनकी पॉपुलैरिटी ये है कि वो वीडियोस बनाते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के और बहुत गाली मारते हैं और डेथ थ्रेट्स भी देने लगते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुए, फिर बाद में फेसबुक पे शिफ्ट हुए और फिर इंस्टाग्राम पे भी हुए। उनको फेसबुक ने वेरीफाई कर दिया था। अब पिछले हफ्ते उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें वो बोल रहे हैं कि सिस्टम को साइड में रखो और इनको रास्ते पे पकड़ के मारो, जो भी हमारे भगवान के खिलाफ बोलते हैं एक्सेट्रा। बहुत गालियां मारी उसमें भी। तो कुणाल कामरा ने एक तरह से मुसलमानों की तरफ था। जी। कुणाल कामरा ने वो वीडियो डाला और फिर पूछा, मुंबई पुलिस को भी टैग किया। उसके बाद इंस्टाग्राम से वो वीडियो हटाया गया।
पर फेसबुक पे वो अभी भी है और वो आदमी अभी भी वेरीफाइड है और उसके खिलाफ अभी भी कोई एक्शन वैसे ली नहीं गई है। और काफी लोगों ने ये भी बताया कि जब उन्होंने वो वीडियो रिपोर्ट किया था तो विद इन मिनट्स इंस्टाग्राम ने बोला कि हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है। और फिर जबकि ये कुणाल कामरे ने जब वो ट्वीट किया और फिर वो पॉपुलर हुआ और फिर पुलिस को टैग किया गया तो आई थिंक फिर इंस्टाग्राम ने इमीडिएटली उसको हटा दिया। तो ये ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है कि फेसबुक का जो रवैया है कंटेंट की तरफ कि आप एक तरफ जब बोलते हो कि नहीं हम हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस इंप्रूव करेंगे, हमको सोशल मीडिया एक सेफ स्पेस बनाना है औरतों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ या फिर माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हेटफुल कंटेंट जो पोस्ट किया जाता है वो हम हटाएंगे, पर ये ऐसा हो नहीं रहा है एग्जैक्टली। एक और है क्योंकि इस लिहाज से इस पर जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है और आनंद से मैं जानना चाहूंगा कि फेसबुक एक बिजनेस कंपनी है जो कि धंधा कर रही है और उसमें क्या है कि धंधे में बहुत सारी चीजें वो ऐसा करते हैं और दूसरा ये कि फेसबुक अमेरिका में क्या कर रहा है उसका केन्या में वो जिस तरह से धंधा करे उससे लेना देना नहीं है, वो जर्मनी में जिस तरह के कानूनों के अंदर काम कर रही है उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया के लिए तो ये जो चीज है कि पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है या जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके हिसाब से काम करने की मजबूरी के तहत फेसबुक ये सब कर रही है। मसलन यहाँ पर जिस तरह के काम जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट आई कि उससे साफ लगता है कि जो यहाँ की रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल है उसके पक्ष में एक तरह से उसकी नीतियों का झुकाव है। और जर्मनी में इसके ठीक उल्टा है, वहां पर इतने स्ट्रिक्ट कानून है, कड़े कानून है और वो उससे बढ़कर काम करती है और वहां पर सख्ती से इन कानूनों का पालन करती है। तो केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाते इस तरह की चीजें हमें देखने को इंडिया में मिल रही हैं फेसबुक की तरफ से। आनंद, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की, आपने जिसका उल्लेख किया। तो ठीक है, एक समाचार पत्र के रिपोर्ट के आधार पे और वैसे भी सोशल मीडिया पर जो बहुत समय, चूंकि मैं नहीं बिताता हूँ इसलिए मैं बहुत उस पे बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं कहूँगा। कि एक जो वो ट्विटर जो ट्विटर के प्रमुख ने कुछ महीने पहले या 2-3 महीने पहले कुछ सिलेक्टिव न्यूज को फैक्ट चेक करने का किया था, या फिर यहाँ हो जहाँ ऐसा एक परसेप्शन या एक कुछ कर्मचारियों से बात करने के बाद एक समाचार पत्र ने रिपोर्ट किया है कि कुछ उसके पूर्वाग्रह हैं, कुछ एक झुकाव है, एक किसी या फिर दोहरे मापदंड हैं। तो इन चीजों में एक चीज तो है कि जो उसके कंज्यूमर हैं उनको विद्यार्थी की तरह होना चाहिए और जो उसमें संलग्न है वो भी विद्यार्थी की तरह हो, कि विद्यार्थी का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि आप एक समझिए एक विद्यार्थी है जिसे परीक्षा में बैठना है, उसके लिए हर वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हर अध्याय उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसकी उसी जो है मानसिकता से उसे कोई भी न्यूज या हो या कोई भी समाचार है उसको कंज्यूम करना है। जो फैक्ट चेकिंग भी बहुत ही मासूम जो है धंधा नहीं है। तो फैक्ट चेकिंग के भी अपने पूर्वाग्रह हैं। अभी जो कुछ पाश्चात्य देशों में अध्ययन आए हैं उसमें है कि उसका एक वामपंथी झुकाव है बहुत सारे फैक्ट चेकिंग साइट्स का। भारत में भी बहुत हद तक है ये कि फैक्ट चेकिंग भी एक बहुत ही सिलेक्टिव काम है। फ्लैगिंग, कम्युनिटी गाइडलाइन से हेट और लव दोनों की फ्लैगिंग जो है, जैसा कि अब फेसबुक के प्रकरण में आप कह रहे हैं कि वो भी एक सिलेक्टिव धंधा हो गया है। तो
इन सब ये सब ट्रेंड्स के बीच जो है एक जो न्यूज गैदरर है, या समझें कि पत्रकार है, या न्यूज कंज्यूमर हैं, जो रीडर हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनका जो भी हैं, जो दर्शक हैं, पाठक हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, विश्लेषक हैं, तो सकारात्मक दृष्टि से हम देखें अगर इस विवाद से परे, तो उनकी भूमिका मुझे लगता है विद्यार्थी की होनी चाहिए। तो विद्यार्थी के लिए जो है हर पक्ष है, हर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अपने जो बायसेस होना जो है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, लेकिन जो कंजम्पशन है या डिसमिनेशन है उसका, उसमें जो है एक जो नजरिया होना चाहिए वो एक विद्यार्थी का होना चाहिए। इतना ही मैं इसको यहाँ पर एक मैं कुछ ऐड कर दूं यहाँ पर। यहाँ पर हमको एक और बात समझने की जरूरत है कि ये जो अभी आनंद ने बोला और आई थिंक अतुल सर ने भी बोला कि फेसबुक जो है वो यहाँ पर एक बिजनेस चला रहा है। ये सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो कि एल्गोरिदम के बेसिस पे आपको कंटेंट दिखा रही है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा समय लोग जो उनके कंज्यूमर्स है, जो यूजर्स है, वो उनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें ताकि वो उनको एड्स दिखा पाए या फिर कुछ डेटा कलेक्ट पाए और रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो बिजनेस ही है। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर बायस्ड माइंड से अगर कोई कंटेंट डाल रहे हो या फिर लाइक कर रहे हो या फिर रिएक्ट कर रहे हो, तो वैसा ही कंटेंट आपको और दिखाया जाएगा। तो अगर आप हेटफुल कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो या फिर कोई ऐसे पेजेस फॉलो करते हो जो बहुत सारा हेटफुल कंटेंट पोस्ट करते हो, तो आपको और ऐसा हेटफुल कंटेंट दिखाया जाएगा। एल्गोरिदम वैसा ही डिजाइन किया गया है ताकि आपके बायसेस जो है, जो आपके वो रीइंफोर्स होते रहे और फिर आप वहीं पे बैठ के मतलब वहां पे देखते रहे वही कंटेंट को और फिर पैसा कमाते रहे फेसबुक। इसमें एक चीज और है जहां से जो बात कह रहा था जी गोपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं एक बात, ये फेसबुक का जो तिजारत है, जो व्यापार है जी, उसके संबंध में ये बात भी गौर करने वाली है कि फेसबुक कोई भी सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स भारत सरकार को नहीं देता है जी। तो हम लोग रॉ मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर वो अपना तिजारत कर रहे हैं जी। दूसरी बात जो पूर्वाग्रहों को लेकर के कही गई, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जैसे सुकरात कहा करते थे कि आप हर शब्द जिसका अर्थ नहीं जानते हैं उसको सवाल के रूप में पूछिए पहले। पूर्वाग्रह, विचार और तर्क आधारित वक्तव्य तीनों एक ही चीज नहीं है। तर्क आधारित निष्कर्ष, तर्क शून्य निष्कर्ष और तर्कहीन निष्कर्ष, सारे निष्कर्ष को एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता है। अभी मेघनाथ जी बोल रहे थे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि 1984 में एरिक फ्रोम नाम कर एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक थे, उनकी बहुत फेमस किताब भी है गेम्स पीपल प्ले। वो इस वहां लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण थे कि वो शिष्य थे विल्हेम रेक जैसे मनोचिकित्सक के। उन्होंने एक अध्ययन किया था और वर्किंग क्लास ऑफ जर्मनी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल सर्वे किया था। तो उसमें उन्होंने पाया था, बस 2-3 बातें उससे मैं रखना चाहूंगा, कि आमतौर पे समाज में 10% लोग हैं जो कि अधिनायकवाद के समर्थक होते हैं, जो हिटलर शाही के समर्थक होते हैं, तानाशाही के समर्थक होते हैं, और 15% लोग होते हैं जो वो बिल्कुल चाहते हैं कि चीजों में सुधार हो, समाज में न्याय हो, क्रांतिकारी तरीके से न्याय हो या सुधार के जरिए न्याय हो। और बाकी जो 75% लोग हैं, उनके अध्ययन से ये निकला था, वो एम्बाइवेलेंट रहते हैं, मतलब वो न क्रांतिकारी है न ही तानाशाही का समर्थन में है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल फेसबुक जैसे तिजारत में, धंधे में जो एंटिटीज हैं, डेटा के धंधे में, इंफॉर्मेशन के धंधे में जो एंटिटीज हैं, बिजनेस एंटिटीज,
वो ये 75% को ही टारगेट कर रही है। मसला जिन जो पहले से ही न्याय पसंद है, समाज में न्याय होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव न्याय होना चाहिए, और जो मानते हैं कि तानाशाही होना चाहिए, उनका तो पक्ष और उनका जो विचार है वो तो अपने निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। असली मकसद उनका होता है फेसबुक जैसे सूचना व्यापारियों का, कि वो कैसे 75% को उस प्रकार से साधे कि उनके क्लाइंट्स, चाहे वो बीजेपी हो या श्रीलंका की वो पार्टी हो, उनको लिए उनको साध सके। ठीक बात। ये हम लोग उनके लिए सिर्फ साधने का के मकसद से हम लोग उपलब्ध हैं, एक रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक बात है। इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज है, मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था कि एक बटाई पे खेती जो होती है, हमारे एक मित्र हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उन्होंने इसको उससे जोड़ा और बहुत दिलचस्प तरीके से जोड़ा कि बटाई की जो खेती होती है तो उसमें जो मजदूर है या जो बटाई पर काम कर रहा है वो अनाज के हिस्सेदारी पर तो बहस कर सकता है खेत के मालिक से, लेकिन खेत पर उसका कोई दावा नहीं हो सकता। खेत पर जिस दिन दावा करेगा उस दिन वो अपनी मजदूरी से भी जाएगा और अपनी बटाई के उससे भी जाएगा। अब दिक्कत फेसबुक के साथ है कि फेसबुक ने आपको मंच दे दिया है, हालांकि उसमें कभी उसका ये दावा नहीं रहा कि वो आपको समाजवाद, समता, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और इस सब का पहरुआ बनेगा या उस सबको आपको मुहैया कराएगा। उसने धंधा करना था, वो धंधा कर रहा है और वो बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो अब दिक्कत बस इसमें ये है, और यही इसीलिए मेरा वो सवाल था कि आप तीसरी दुनिया के देश से कुछ व्यवहार करेंगे, अमेरिकी सीनेट में जाके, अमेरिकी कांग्रेस में जाके आप माफी मांग लेंगे, जर्मनी में आप पूरी तरह से लॉ अबाइडिंग उस एंटिटी के तौर पे काम करेंगे, और हिंदुस्तान में या इस तरह की जो कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उस तरह से पावरफुल नहीं है, जहाँ पर सत्ताधारी दल की एक बहुत वो है, एक प्रभाव है उस तरह का, वहां पर आपका रवैया एकदम से उस नतमस्तक वाला रहेगा। तो ये जो अंतर है, फिर ऐसे में कांग्रेस की या शशि थरूर की जो मांग थी कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, कम से कम कांग्रेस की जो पेशी थी उसके उस स्तर की हमारे यहाँ जेपीसी ही है, उतनी पावरफुल तो जांच वही कर सकती है। तो उस जांच से फिर क्या बचना, क्यों बचना? सर यहाँ पर एक एक्चुअली दो इम्पोर्टेंट मसले हैं। एक तो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ये कंपनीज का, बस फेसबुक के नहीं पर ट्विटर का आप एक एग्जांपल देख लीजिए। ट्विटर पे आप अगर आईटी सेल्स को, जो पॉलिटिकल आईटी सेल्स है, उनके बिहेवियर को अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि कुछ फेक अकाउंट्स बनाते हैं और ट्वीट्स कॉपी करके पेस्ट करते हैं ताकि वो ट्रेंड हो जाए। तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि चाइना, रशिया और अमेरिका में जब ये हुआ अभी रिसेंटली, जब ये ट्रेंडिंग करने की कोशिश की या फिर ऐसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, तो ट्विटर ने एक्शन लेके वो अकाउंट्स को एकदम एक स्ट्रोक में कुछ 1 से 2 लाख अकाउंट्स को जस्ट डिसेबल कर दिया। और वो कर सकते हैं ऐसा क्योंकि उनको दिखाई दिया कि वो एक ऐसा पैटर्न है जो मैनिपुलेटिव पैटर्न है। पर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो रोज आपको ऐसे ट्रेंड्स दिखेंगे जहां पर ये कॉपी पेस्टिंग किया जा रहा है और फिर इसको एक इशू बनाया जा रहा है। और ये होता क्या है कि हम इसको शायद ऐसे ही डिसमिस कर दे कि अरे ये तो सब बस ट्विटर पे ही हो रहा है, पर होता क्या है कि न्यूज चैनल्स, हाँ जी, बट होता क्या है कि अभी ना न्यूज चैनल्स के लिए बहुत इजी पड़ गया है ये कि जो भी ट्विटर पे ट्रेंड करेगा उसको उठा के वो इशू बना देंगे और फिर वो नेशनल इशू बन जाएगा। फिर उस पे 1000 रिएक्शंस आएंगे, 1000 लोग बात करेंगे उस पे, बहुत कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगा, वो सब होता है। दूसरी बात आई थिंक यहाँ पर आपने जो कही वो पार्लियामेंट की, ये मैंने पहले भी बोला कि वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो शशि थरूर की हेडेड है कमेटी, उसमें पहले रेज किया गया था। और महुआ मोइत्रा जो एनडीटीवी पे गए थे, उन्होंने बताया कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और फिर बोला कि इसकी ये करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, इसी साइमल्टेनियसली एक और चीज हुई कि हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया था कि जब राहुल गांधी ने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल शेयर किया और मांगा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका में जिनका नाम आया है उनकी क्या राइट होती है इन्वेस्टिगेशन मांगने के लिए।
तो फिर मतलब बेसिकली वही टैक्टिक की अगर कोई उनकी गलती निकाले तो कांग्रेस पे फिर से लेके और बोलना कि टाल मटोल करना, उसमें खैर कोई सब्सटेंशिएट नहीं हुआ है ना कांग्रेस का ना तो बीजेपी का, लेकिन ये है कि एक टीम जो अलेक्जेंडर निक्स थे का संस्थापक, उनके इशारे पर, उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। और उन्होंने जब ये हुआ था तब गवर्नमेंट ने फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स को समन भी किया था, और वो कुछ आए भी थे, कुछ आए नहीं थे, वो तो इशू वो पता नहीं क्या हो गया उसका, बट मामला ठंडे बस्ते में ठंडा ही हो गया एक्चुअली। पर ये जो सर ये अंखी दास का जो कनेक्शन वाला मामला है, यहाँ पर एक्चुअली हमको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप कोई भी और धंधा देख ले इंडिया में, कोई भी बिल्डर का धंधा देख लो या फिर कोई भी और बिजनेस देख लो एक्सेट्रा, तो वहां पर एक एलिमेंट होता है जहां पर वो ये चाहते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो रिलेशनशिप रहे वो अच्छा रहे। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बिजनेस को फंक्शन करने के लिए और बढ़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से क्लोज होना बहुत जरूरी है। परमिट्स के लिए, ये उसके लिए, या फिर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपका चौपट हो जाएगा। तो आप ऐसा अगर बाकी के धंधों का अगर आप देखोगे तो ऐसा चलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो फिर फेसबुक जैसा धंधा है उस पे भी तो वो अप्लाई होगा ही। वो तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हमारा सिस्टम जो है बेसिक, वो हर इंसान को इक्वल जस्टिस देता नहीं है, वैसे ही हर बिजनेस को भी इक्वल जस्टिस मिलता है नहीं। तो फिर अगर आप देखेंगे तो फेसबुक मे बी एक कैलकुलेटेड मूव कर रहा है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज रहेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो उनका इंडिया भी सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पर हमको फंक्शन करने देंगे और पैसा कमाने देंगे। तो यहाँ पे मैं बस एक वही छोटा सा सवाल, बेसिक सवाल आनंद और फिर गोपाल जी से करके और फिर हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे कि ये टाइम है जब इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं सामने, तब हमें फेसबुक की अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए जेपीसी या इस तरह की कोई भी एक जांच मैकेनिज्म, जो कोई सिस्टम हो, आखिरी समय है ये जब हमें ये तय कर लेना चाहिए और इनकी भूमिका, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। गोपाल जी, आपको क्या लगता है? अतुल जी, जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन की है इस प्रकार के मामले में, वो ये है पार्लियामेंट जैसी एंटिटी के लिए जी, कि वो तत्काल प्रभाव से वो कानून बनाए जिससे कि डेटा, जो आंकड़े हैं फेसबुक और बाकी अन्य डेटा कंपनियों के, उनके पास जो आंकड़े जाते हैं वो आंकड़े उनकी संपत्ति नहीं हो जाते हैं। जैसा कि यूरोपीय कानूनों में ये प्रावधान है कि डेटा उसी का प्रॉपर्टी है जिसका वो डेटा है, जिस व्यक्ति का वो डेटा है। मतलब कि डेटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इट रिप्रेजेंट्स। लेकिन जो ये अमेरिकी कंपनियां हैं वो अमेरिकी कानूनी प्रावधानों के जरिए काम कर रही हैं और भारत में कानून में भी एक वैक्यूम है, अब गियर्ड अप नहीं है। कानून मंत्रालय पिछले दिनों खुलासा हुआ कि फेसबुक ने गाइड किया था तत्कालीन कानून मंत्री को, अरुण जेटली जी उस समय थे, कि क्या गाइडलाइंस और रूल्स होने चाहिए। तो कोई कल्पित है, जो अपराधी है या जो अपराध करने की संभावना वाला व्यक्ति है, वही तय करने लगे कि कैसा कानून होगा जिसके द्वारा वो गाइड किए जाएंगे, तब तो विनाश की स्थिति हो जाएगी। अमेरिका में प्रावधान है कि डेटा उसी का प्रॉपर्टी है जो उसको कलेक्ट करता है। ये अमेरिकी कानूनी प्रावधान भारत के में लागू नहीं किया जा सकता है। ये भी भूला नहीं जा सकता, ये भी नहीं भूलना चाहिए भारत में। भारत के जो अदालतें हैं और जो लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले, उनको भी, कि डेटा का टोटल कंट्रोल एक अथॉरिटेरियन सिनेरियो क्रिएट करता है, तानाशाही की स्थिति है। सारे आंकड़ों पे को वश में करने वाला एंटिटी, चाहे बेनिफिशियल ऑनर ऑफ ए कंपनी, वो पूरे देश पर वो कब्जा कर लेगा। डेटा उसी प्रकार का रिसोर्स है जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन जैसा ही आंकड़ा भी एक प्राकृतिक संसाधन है। उसकी भारत की संप्रभुता इस पर निर्भर करती है कि हम किस तरीके से डेटा को, डेटा वेंडर्स से, डेटा रॉबर्स से, डेटा डकॉइट्स से, जो कि भले सूटेड बूटेड नजर आते हो, उनसे बचा सके, इस पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए। अतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत देर हो रही है
हाँ। ये डेटा कंट्रोल, अभी तक हम लोगों के पास डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी बिल नहीं आया, कानून नहीं बना। 2010 से सुप्रीम कोर्ट में सरकार वायदा किए जा रही है कि अब ला रहा हूं मैं, हम लोग ला रहे हैं निजता को बचाने का कानून। सरकार तो ये मानती ही नहीं है कि निजता मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक त्रुटि कर दी ये कहते हुए कि ये रिलेटिव फंडामेंटल राइट है। असल में ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। निजता का अधिकार एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, पूरी तरह से मौलिक अधिकार है, और उसका उल्लंघन हो रहा है। बात जेपीसी से तो जरूर शुरू होनी चाहिए, लेकिन वही खत्म नहीं होनी चाहिए। कानून तत्काल प्रभाव से बने। फेसबुक का ये प्रकरण मामला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बेनिफिशियरी होने का नहीं है। तत्काल तौर पे लगता है कि बेनिफिशियरी है बीजेपी। मसला ये है कि ये जो कॉमर्शियल जार्स हैं, बिजनेस महाराजाज हैं जुकरबर्ग जैसे, वो पूरे सियासी वर्ग को डिस्प्लेस कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। वो कब और इस प्रकार के बिजनेस महाराजा ही जी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी बेमायने करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है अगर इस तरह की चीजों को लगातार छूट दी जाए या इसको चलते रहने दिया जाए। जी, और अतुल जी, ऐसा भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि फेसबुक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा दिया हो, गुमनाम पैसे दिए गए होंगे सत्ताधारी दलों को, और इसीलिए चुप्पी साधी जा रही है सरकारी तंत्रों के द्वारा इस मामले में, या इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि इसमें जैसा गोपाल जी ने कहा, जो इतने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड में गुमनाम पैसे आए हैं जिसका कोई सिरा नहीं पता है कि कौन इसका स्रोत है, वो उसमें फेसबुक का नाम तो हम क्या लें, हमारे पास तो किसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस मामले में भी सरकार से ट्रांसपेरेंसी की एक अपेक्षा है कि इस तरह की चीजों में एक स्पष्टता हो। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके और एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करे, न कि इस तरह के मामलों को केवल इसलिए कि पॉलिटिकल क्लास, जो रूलिंग क्लास है या जो सत्ताधारी दल है, वो कुछ चाहता है, बाकी लोग कुछ चाहते हैं, तो उस नाते उसको अंतहीन समय तक लटकाए रखा जाए। अतुल सर, एक और एक्चुअली यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रेज किया वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, बट फेसबुक के पास एक और तरीका है फेवरेटिज्म करने का, जो आई थिंक लोग ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में, वो की एड क्रेडिट्स। जो उनकी प्लेटफॉर्म पर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, ऑफकोर्स उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, वो बूस्ट करते हैं या फिर जो प्रमोट करते हैं उसके लिए। फेसबुक क्या कर सकता है कि फेसबुक उनको फ्री एड क्रेडिट्स भी दे सकता है। जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ज्यादा रीच है, तो वहां पर कोई भी एडवर्टाइज करता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो टारगेटेड होता है। जैसे जो आपको एड्स दिखाई देते हैं वो अमेज़न के, ये वो आप जो पहले प्रोडक्ट्स देख चुके होंगे उसके बेसिस पे आपको एड्स दिखाई दे। तो होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब एडवर्टाइज करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, वो भी टारगेटेड होता है। एक सर्टेन काइंड ऑफ ओपिनियन, एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइक्स किए गए हैं पेजेस के, तो उनको वो एड दिखाई देगा। जो गोपाल जी ने बोला, जो अनडिसाइडेड वोटर्स है उनके ऊपर ये टारगेटिंग किया जाता है। तो फेसबुक क्या कर सकता है कि इंस्टेड वो उनको फ्री में ये एड क्रेडिट्स दे सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए और हम आपको चार्ज नहीं करेंगे। तो उनको एक अनड्यू एडवांटेज भी मिल जाता है कि अच्छा, मतलब वो ज्यादा ऐड कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है और फेसबुक की यूज करता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को देता है या नहीं वो मैं नहीं बोल सकता, पर वो कंपनीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर एड क्रेडिट्स देते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। आनंद, आप अपनी बात रखें। शुरुआत में वहां से आपसे बात टूट गई थी, उसके बाद हम फिर अगले विषय पर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जो चर्चा की जो दिशा है कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेकुलेटिव और कहीं कहीं थोड़ा अलार्मिस्ट भी हो गई। मैं इन पे कई बिंदुओं पर सहमत नहीं हूँ या मुझे उतना आभास नहीं है। हाँ। लेकिन मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँ। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा कि जो डेटा है वो जरूर रिसोर्स है। डेटा इज न्यू ऑयल ये कहा जा रहा है, और ये, लेकिन मेरे ख्याल से इसे जो अंत में इसका जो सबसे बड़ा संरक्षक होगा वो विविधता होगी। उसमें जो
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उभरेंगे या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स में जैसा कि मेरा सीमित अनुभव जो फेसबुक पे है, मुझे उतनी एकरूपता दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि विविध पोस्ट्स उस पे आते हैं। मुझे लेकिन मैंने शुरू में ही कहा, मैं बहुत सीमित समय वहाँ देता हूँ। तो और दूसरी बात है कि पूर्वाग्रहों की या तर्कों की कोई हायरार्की में एक बौद्धिकता का इंजम्पशन है कि कुछ उत्कृष्ट बौद्धिकता है, कुछ निम्न बौद्धिकता है। मेरे ख्याल से वो फैक्ट्स की ओर नहीं ले जाता है। तीसरी बात है कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है एल्गोरिथम का या ये का, उसमें एक बात जो कि मैं फेसबुक से उतना संबंधित नहीं, एक जनरल में बता रहा हूँ कि जो हेट है और लव है या जो भी है, ये सब बहुत ही व्यक्तिगत भावनाएं हैं। मैं उसके लिए थोड़ा सा दूसरे शब्द यूज करूँगा, मैलिस। मैं कहूँगा एक ये मोरल अनएसेबिलिटी की जिसे आप नैतिक रूप से जिस पर हमला ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक एक्सट्रीम बाइनरी पोजीशंस ले लिया जाता है हेट एंड लव में। वो किसी भी तरह का हो, वो सांप्रदायिक हेट हो या कोई आइडियोलॉजिकल हो या कुछ हो। तो जो बातचीत में मेरे ख्याल से जो इस विषय पर विश्लेषण में ज्यादा थोड़ा नुएंस लाने के लिए जो है ज्यादा स्पेसिफिक होकर एक एक केस को लेना ज्यादा आवश्यक है। और जो इसके जो प्रावधान बने, जो भविष्य में नियम बनेंगे या जो भी कानून बने, वो स्पेसिफिक केसेस को मेरे ख्याल से ज्यादा लें। और जो मीडिया कर्मी भी विश्लेषण करते हैं, वो एक जो है एक पूरी तरह से एक टेम्पलेट्स में नहीं जाएं कि ये हेट है, ये लव है। मेरे ख्याल से स्पेसिफिक केसेस में, और क्योंकि हेट एंड लव जो है आम आदमी के नजरिए से देखिएगा तो बहुत ही प्राइवेट इमोशंस हैं। लेकिन मैलिस है या एफेक्शन है या थोड़ा सा जिसको बाइल करते हैं, वो मेरे ख्याल से इसके लिए ज्यादा उपयुक्त अभिव्यक्ति। ठीक बात है। हम अपने मेरे ख्याल से इसके तमाम पहलू और भी अभी सामने आएंगे और उस पर हम आगे भी एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा था जी, कि ये जो जिस प्रकार का यथार्थ का निर्माण फेसबुक जैसी कंपनियां कर रही हैं, उसमें ये बात गौर करने की है कि यथार्थ का परसेप्शन भी एक संपत्ति है। जी जी। तो उस संपत्ति पे ये जो हमला है इस प्रकार की कंपनियों द्वारा, आप किसी बात को जिस प्रकार से जानते हैं उस एक प्रकार से जानते हैं तो आपको कुछ और यथार्थ दिखाई देता है कुछ आंकड़ों के आधार पर। तो ये जो फेसबुक जैसी कंपनियां हैं जिसके बारे में पीएचडी रिसर्चेस हुए हैं, वो उसने कहा है कि बेसिकली सर्वेलेंस बुक है, ये खुफिया तंत्र है। इस प्रकार की बातों को जेपीसी या पार्लियामेंट की कमिटीज को एग्जामिन करना चाहिए। अन्य देशों की कमिटीज ने एग्जामिन किया है। अपने देश की भी संसदीय समिति सूचना प्रौद्योगिकी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फरवरी 2014 में एक रिपोर्ट रखी थी जो कि अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुत खुलासे करती है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फरवरी 2014 की रिपोर्ट में, कि मेटा डेटा भारतवासियों का और भारत के सारे जनप्रतिनिधियों का और मंत्रियों का मेटा डेटा विदेशी कंपनियां उठा रही हैं और भारत सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कि वो उस पर रोक लगाए। वो कहती हैं कि जब रियल डेटा को, जब रियल कंटेंट को वो लोग रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तब हम ऑब्जेक्शन करेंगे। ये तो वही बात हुई कि एक उर्दू के शायर को वो बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे लॉ मेकर्स को समझ में नहीं आती कि मेटा डेटा वही लिफाफा है जिसका वो लिफाफा है जिसका मजमून लोग भांप लेते हैं उसको देख कर ही। तो ये जो रियल कंटेंट के ऊपर ऑब्सेशन है भारत सरकार का और संसद के में बैठे लोगों का, कि हमको जब हमारा रियल कंटेंट रिकॉर्ड होगा तभी हम उसको सर्वेलेंस मांगेंगे। विदेशियों संस्थाओं के द्वारा, कंपनियों के द्वारा खुफिया निगाह रखी जा रही है भारतवासियों पर और भविष्य के प्रधानमंत्रियों पर और मंत्रियों पर और यहाँ के फौजी अधिकारियों पर।
उस पर नकेल कसने के लिए वो जो फरवरी 2014 की रिपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर भी जेपीसी को नजर डालनी चाहिए यदि बनती है। थोड़ा सा हम समय की उसका ध्यान रखते हुए हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रशांत भूषण का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की है और उसमें दोषी ठहराया है। कल यानी कि 20 तारीख को इस मामले में 20 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाए जाने का दिन था, लेकिन काफी बहस हुई, बहुत अच्छी दिलचस्प लंबी चौड़ी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 2 से 3 दिन का समय दिया है विचार करने का कि वो इस मामले में माफी मांग लें ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके, वरना उसके बाद वो सजा सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रशांत भूषण का एक लंबा एक पेज का करीब स्टेटमेंट इस मामले में आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके विचार, उनकी राय बदलने वाले नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया देश के नागरिक के जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के भाव के तहत किया है, इसलिए वो किसी तरह की माफी नहीं मांगेंगे। अब ये ऐसे में एक बड़ी अजब सी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में, जैसा कि तमाम हमने देखा जुडिशियल कम्युनिटी से जुड़े लोग, इससे जुड़े लोगों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए था या कम से कम कंटेम्प्ट की कार्रवाई तक नहीं जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से इस मामले को निपटाना चाहता है और वो इस मामले में अपनी छवि भी बनाए रखना चाहता है, या अननेसेसरी एक ऐसी सजा देकर या ऐसी सजा के प्रशांत भूषण को देकर अपने ऊपर आने वाले किसी भी भविष्य में किसी भी लांछन से बचने की भी एक कोशिश है इस फैसले के तहत, या फिर एक जिसको कहते हैं एक न निगलते बने ना उगलते बने, ऐसे इतना कदम आगे बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आनंद, एक टकराव से बचने का तो उच्चतम न्यायालय का मूड लग रहा है कि जो इसका जो प्यूनिटिव कोर्स है, जो दंडात्मक कार्रवाई है, उससे बचा जाए। और प्रशांत भूषण जो है, इससे जो है एक जो ब्राउनी पॉइंट्स गैदर करने का स्टेज है, एक ब्रिंकमैनशिप का प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है। मेरे ख्याल से ये बिल्डअप जो है काफी समय से है, 2-4 सालों से है कि ये उस स्टेज पे अब आया, और ये उनका क्षण है ब्रिंकमैनशिप का, उससे वो पीछे नहीं जाना चाह रहे हैं। तो अब देखिए 2-3 दिन बाद क्या निपटारा होता है। अगर मेरे ख्याल से एक रेवरेंस जो है, एक तरह का सम्मान न्यायालय का एक संस्था के रूप में, एक व्यक्तिगत जो न्यायाधीश हैं उनके रूप में नहीं, लेकिन एक संस्था के रूप में एक वह आवश्यक है। उसमें कुछ शब्दों से बचा जा सकता है, और कुछ 1-2 ट्वीट मुझे भी आपत्तिजनक उनके लगे, लेकिन वो दंड के हकदार हैं कि नहीं, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ, और इस पे शायद न्यायालय भी एक मत नहीं है। आनंद, कौन से ट्वीट स्पेसिफिकली अगर आप बता सके तो? जैसे कि उनका ये कि वो मोटरसाइकिल वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो ट्वीट था, वो ठीक नहीं था। कि पहली बात कि वो मोटरसाइकिल चला नहीं रहे थे, वो स्टैंड पर लगी थी। दूसरी बात यह कहना कि वो किसी नेता के मदद से की गाड़ी है, और उससे एक जो संकेत जाता है कि उनकी समीपता है उस नेता से। इसमें एक चीज आनंद है, मैं इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक जो जिस पद पर बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें आपकी जो निजी इंटेग्रिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और वो उस परसेप्शन वाइज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है कि आप एक इंस्टीट्यूशन जो कि एक पिलर है उसके चीफ हैं, तो आपकी हर गतिविधि जो है वो प्रोप्राइटी के पैमाने पर, नैतिकता के पैमाने पर, ईमानदारी के पैमाने पर, और कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उसके पैमाने पर बहुत आंकी जाएगी, आकलन किया जाएगा उसका। और आप, ये बहुत ही वैलिड सवाल है कि आप एक राजनीतिक दल के बेटे की बाइक पर बैठे हैं या उसके कार्यक्रम में शामिल हैं, और कहा तो ये जाता है कि जो जस्टिस हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनको
अपने क्लब या अपने उसके बाहर की दुनिया में ऐसे लोगों से मेल जोल और उस तरह की चीजों से बचना चाहिए। उठना बैठने तक की भी उनके उसके आचरण की तमाम चीजें बताई जाती हैं, लिखी हैं, कही जाती हैं कि किससे मिलना है, किससे नहीं बैठना है, किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। तो एक भाजपा के नेता की बाइक के बेटे की बाइक पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बैठना कहीं ना कहीं उनके इस पूरी स्थिति पर एक मतलब प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या वो उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन प्रश्न उठाने का स्पेस तो है ही है इसमें। नहीं, उस पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई न्यायाधीश जो हैं अपने सोशल लाइफ में कई चीजें करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, वो आपसे भी मिल सकते हैं। तो वो अब उसको हर चीज को, हर गतिविधि को कि वो वहां उससे हाथ क्यों मिलाया, उससे क्या हुआ, आप ऐसे ही बहुत राजनीतिक जैसे लोगों पर भी कि वह मंच पे इसको अवार्ड क्यों दे रहा था, कल 10 साल बाद वो व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाए तो ऐसे आरोप लगते हैं कि ये देखिए 10 साल पहले ये इनके साथ मंच पर थे। अब इस तरह से गिल्ट बाय एसोसिएशन, और ये मुझे नहीं समझ में आता है। मैं उस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ, और इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो अच्छी चीज है, लेकिन बाय डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट जो है वो हमेशा कॉन्स्पिक्युअस ही हो, ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल कॉन्स्पिक्युअस नहीं होगी, जरूरी नहीं कि उसमें कोई, मैंने वही कहा कि जरूरी नहीं कि उसमें कोई मिलीभगत होगी कोई, लेकिन एक आदमी जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके साथ दिखने के निष्कर्ष तो निकाले जाएंगे। जो न्याय शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसके नजरिए से ही अदालत की कार्रवाई को देखने का एक मजबूत तर्क है। तो न्याय शास्त्र में न्याय को देखने के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं। उसमें एक स्कूल है पॉजिटिविस्ट स्कूल, जो कि उस प्रकार की बात रखता है जिस प्रकार की बात आनंद जी कह रहे थे। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उस प्रकार का विचार रखा ही जाता है। लेकिन एक स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का, वो रियलिस्ट स्कूल, जिसमें जज के बॉडी लैंग्वेज, उसका पर्सनल भी जुडिशियल ही है, ये भी देखा जाता है, और उसके पूरा कंडक्ट अदालत में बैठने के दौरान और अदालत के बाहर, ये सब कुछ पर जोर देता है रियलिस्ट स्कूल। तो ये तो न्याय शास्त्र के विद्यार्थी और न्याय शास्त्र से उनके प्रक्रिया से गुजरने वाले को तय तो करना ही होगा कि वो पॉजिटिविस्ट स्कूल की तरह से देखें कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो जब पंच के स्थान पर बैठते हैं तो वो संत हो जाते हैं, और जब व्यक्तिगत जीवन में होते हैं तो वो कुछ थोड़ा बहुत दुर्जनों से भी मिल लेते हैं, लेकिन उससे उनका संत का स्थान प्रभावित नहीं होता है। वो बात सोची जा सकती है, वो भी एक स्कूल है। लेकिन प्रशांत भूषण के केस के संदर्भ में मुझे एक रियलिस्ट स्कूल के जज हैं जो कि लेखक भी थे और वहाँ के प्रोफेसर भी रहे वहाँ अमेरिका में, प्रोफेसर जेरोम के जेरोम, उन्होंने जेरोम फ्रैंक, उन्होंने एक किताब लिखी 1940s में, उसका शीर्षक ही रखा कोर्ट्स ऑन ट्रायल। तो यदि पॉजिटिविस्ट स्कूल के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये टाइटल ही सही नहीं है, अदालतें कैसे कटघरा में खड़ा हो सकती हैं, जबकि एक जज ही लिख रहे हैं। तो अपने एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि अंततः आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जनता के नौकर हैं। आपको पंच बन करके या न्यायाधीश बन करके फैसला सुनाने के लिए चुना गया है एक सीमित काल के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जनता से सर्वोपरि हैं। न्याय के सिद्धांत सभी जजों से परे हैं, उसे ऊपर है, और उन सिद्धांतों की बात ही अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब 2 जज बेंच और 3 जज बेंच नहीं होता है। 2 जज बेंच की फैसले 3 जज बेंच बदल देंगे, 3 जज के फैसले 5 जज बदल देंगे। तो ये जो बेंचों में बटा हुआ सर्वोच्च अदालत है, वो किसी एक पर्टिकुलर बेंच की बात को, जो 9 जज बेंच का होगा, 13 जज बेंच होगा, उसको पूरी तरह से गलत बताएगा। तो क्या वो कोर्ट का और उस जज का अवमानना कर रहा है?
जो गलत है उसको गलत बोलना ही होगा, अदालत के अंदर भी, अदालत के बाहर भी। और लॉ स्कूल्स में कानून की जहां शिक्षा प्राप्त हो रही है वहां भी खुलकर इस पे चर्चा हो रही है और होगी भी। बाइबल में एक लाइन कहा गया, उसी बात से मैं अभी फिलहाल रुकूंगा, कि जज नॉट दैट ये बी नॉट जस्ट। इस प्रकार से किसी को जज नहीं कीजिए कि आपके ऊपर आपको जज नहीं किया जाएगा। मेघनाथ, आखिरी में आपसे इस मामले पर एक टिप्पणी, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। आनंद ने जो इशारा किया कि प्रशांत भूषण एक ब्रिंकमैनशिप की स्थिति में है, ब्राउनी पॉइंट कुछ बनाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में फंसने के बाद या ऐसी स्थिति आने के बाद, ऐसी किसी भी स्थिति में जहां पर इस दो लोग आपस में इस तरह के वो टकराव में पड़ेंगे, तो प्रशांत भूषण के जगह पर खड़ा आदमी उसी तरह का व्यवहार करेगा जिस तरह का प्रशांत भूषण ने किया। जी, ये ना मैं एक्चुअली आनंद के व्यूज से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे वो एक कमेंट्री थी कि मोटरसाइकिल पे, या फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो करप्ट थे और फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को हार्म किया है। पर मैं ये जरूर सहमत हूँ कि ये जो मसला है इसको प्रशांत भूषण अपने एक्टिविज्म करियर को थोड़ा सा बोल्स्टर करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और क्यों ना करें, ये ठीक ही है मुझे लगता है। क्योंकि उनका अगर आप पिछला काम देख ले तो वो ही हैज बीन एन एंटी करप्शन क्रूसेडर, और बहुत नोन है वो। काफी मामलों में उन्होंने, जैसे मैंने पहले बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी मामलों में उन्होंने पिटिशन फाइल किया था, ये पीएम केयर्स फंड के भी मामले में किया था, और आई थिंक राफेल में भी वो इन्वॉल्व थे। तो CWG स्कैम से लेके सब कुछ। तो आप इस नजरिए से देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय पाने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल केसेस में, अगर उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि जुडिशरी में कुछ बायस है या फिर कुछ करप्शन है या फिर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो वो ऑब्वियसली कमेंट्री तो करेंगे। अब ये मोटरसाइकिल वाला जो था वो काफी फनी था, मुझे तो लगा काफी फनी था, मैंने काफी मीम्स भी बनाए इस पर, क्योंकि वो जो फोटो था उनका हार्ली डेविडसन पे बैठा हुआ, वो जो भी उनके पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, पर वो चीफ जस्टिस है हमारे तो ऑब्वियसली उस पर अटेंशन तो जाएगा ही, ऑब्वियसली उस पर कॉमेंट्री तो होगा ही, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ बोलेंगे अरे वाह क्या अच्छे लग रहे हो सर, ऐसे ही जाया करो सुप्रीम कोर्ट में, वो तो होता ही रहता है। पर ये इसको कंटेम्प्ट मान लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो प्रोसीजर है वो होना ही नहीं चाहिए इन अ वेरी बेसिक वे। जो भी हमारे लिबरल डेमोक्रेसीज है, यूरोपियन डेमोक्रेसीज और अमेरिकन डेमोक्रेसी, उसमें ऐसा कोई लॉ है नहीं, और वो ये जो प्रोविजंस है जो कोर्ट ने ही बनाए गए हैं वो कभी यूज भी नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि क्रिटिसिज्म को एकदम से क्रश करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूज किया जाता है। और हमारे यहाँ पे भी जैसे जब जज मिश्रा जब बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि उनके 24 साल के करियर में, जज के करियर में, उन्होंने कभी कंटेम्प्ट के लिए किसी को अंदर नहीं किया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऐसा स्पेशल केस क्या हो गया कि उनको लगा कि इस पे कंटेम्प्ट करना चाहिए, ये हमको पूछना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा टारगेटेड भी है, क्योंकि मैंने जैसे बोला प्रशांत भूषण काफी केसेस ऐसे हैंडल कर रहे हैं जो अभी हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। तो आपको कुछ कहना है? एक लास्ट चीज सर, हाँ, एक बस इतना ही बोलना था कि हमको ये मामले में से एक और ये पता चलता है कि उनके जो पहले जो ट्वीट्स थे, जो भी 2 ट्वीट्स किए थे, वो वैसे ही चल रहे थे, वो ट्वीट्स चले गए, रीट्वीट होके लोग भूल गए। अभी कोर्ट ने जब इस पे केस फाइल किया तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, और फिर उसकी वजह से कोर्ट का और जितना भी उनको लग रहा है बेइज्जती हुई है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो वो जब अब इस पे 2 घंटे की हियरिंग हो रही है, और जब एडवोकेट दवे पूरा राज्यसभा के सीट से लेके सब कुछ अगर एयर कर रहे हैं, तो वो अब इस मामले में फिर जुडिशरी का तो मतलब इंसल्ट हो ही रहा है, या फिर वो इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन को जो
जो नुकसान इंस्टीट्यूशन को होना जो है नुकसान यहाँ। हो रहा है, हाँ नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। ठीक है। तो मतलब इसका पॉइंट क्या था वो जो मुझे समझ में नहीं आया। राइट। आनंद, आपको कुछ कहना है इस पर? नहीं, मैंने तो कह दिया जो मुख्य बातें मुझे कहनी थी। बस वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर हम लोगों ने एक बार और चर्चा की थी, और उस पर जो मूलभूत थियोरेटिकल बातें थी मैंने कही थी उसमें, तो उसको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज ए कॉन्सेप्ट तो कॉन्टेस्टेड है ही, और लेकिन उससे ज्यादा कॉन्टेस्टेड है कि उस पर जो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक नोटिस में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए नहीं, लेकिन एक आम सहमति बन जाती है कि क्या जो है वोकेबलरी ऑफ रिपब्लिक क्या हो, जो शब्दावली हो एक गणराज्य की, एक पब्लिक डिस्कोर्स की, वो क्या हो, जिसमें एक संस्थात्मक अनुशासन बना रहे। मेरे ख्याल से कहीं कभी कभी वो लकीर जो है प्रशांत भूषण उससे आगे निकल गए। थोड़ा सा समय का वो हमारे पास अभाव मैं है। एक चीज बोलना चाह रहा था, एक लाइन। जी। जब भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला हो, जब किसी फैसले में रेसिडेंट और सिटीजन में अंतर नहीं किया जा रहा हो, और स्टारवेशन डेथ हो, लोग भूखमरी से मर रहे हो जैसे आधार के मामले में हो रहा है, ऐसे में जब कोई भूख से तड़प रहा हो, किसी की नागरिकता छीनी जा रही हो, वैसे में कोई उन भूख से मरने वालों को लक्ष्मण रेखा क्या बताएंगे? वो जो भोपाल गैस कांड के पीड़ित हैं वो न्याय के लिए आज भी भीख मांग रहे हैं, और ये संस्था जेरोम के फ्रैंक के शब्दों में कोर्ट्स ऑन ट्रायल, अदालत कटघरे में है। पीड़ितों ने उनको कटघरे में रखा है, बहुत सारे स्टारवेशन डेप्थ ने फड़े में रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इन पीड़ितों की तरफ से आवाज बनकर के अदालत में उनकी आवाज रख रहा है, तो उनके साथ पूरी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक आत्मा उनके साथ है, वो स्पिरिट उनके साथ है। वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कुछ न उन्होंने किया है और न वो भी कर रहे हैं। ऐसी अलग बात है कि प्रशांत भूषण जी के हर बात से हम भी सहमत नहीं हैं। जैसे वो आधार के समर्थक हैं, लेकिन हम उनके समर्थक नहीं हैं, हम उनसे बड़ी असहमति रखते हैं। लेकिन कुछ जनहित के मामलों में जनतंत्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल साधुवाद के काबिल है। ठीक बात है गोपाल जी। इसमें बस एक ही चीज मैं कह के और फिर हम रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो गैस ट्रेजेडी हो भोपाल की, या फिर तमाम और भी मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़े, जिसमें से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है ये वो। लेकिन आप तमाम अच्छे काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 अच्छे कामों के बाद आपने 11वां जो काम किया उसका आकलन नहीं होगा न्याय के पैमाने पर, सही गलत। तो वो अलग मुद्दा है। लोग भूख से मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए वो अलग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने और प्रशांत भूषण ने अब क्या किया और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट, ये अलग मुद्दा है। तो हम कोशिश करें कि इन चीजों को आपस में मिलाएं नहीं। समय का वो ध्यान रखते हुए हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आनंद आपसे चाहूंगा कि इस हफ्ते जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए आप अपना रिकमेंडेशन दें। हाँ, मैं दो एक मैं जो है लेख रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 2 सप्ताह पहले हिंदू में आया था, समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता का। और इन्होंने जो पलायन है, माइग्रेशन जो अभी हुआ लॉकडाउन के संदर्भ में, तो उस पर उन्होंने जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो गैर आर्थिक कारण हैं, इस पर एक एनालिसिस किया है और बताया है कि कैसे गैर आर्थिक कारण जो हैं वो परिवार की ओर जाना हो, घर की ओर जाना हो, इसका जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो ज्यादा हावी होता है आर्थिक कारणों पर। इस पे उन्होंने एक छोटे से लेख में कुछ उदाहरण पहले के भी दिए हैं, और अभी भी उन्होंने कहा कि अभी इसके ठोस डेटा नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम इस पर अध्ययन करते हैं तो
आर्थिक से कारण को बताना, उसका पर विश्लेषण करना जरूरी है और ज्यादा आकर्षक भी है पॉलिसी दृष्टि से। लेकिन जो एक बड़ा तबका है वो गैर आर्थिक कारणों से वापस गया और उस पर भी अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है। वो एक महत्वपूर्ण लेख मुझे लगा, वो पढ़ सकते हैं। दूसरी, चूंकि न्यायपालिका और उससे संबंधित चीजों पर बात हुई हो, तो एक मुझे संस्मरण वाली पुस्तक याद आई। फैली नैरिमन जो वरिष्ठ वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके एक पुत्र शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में जज भी हैं। उनका एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के अलग अलग पक्षों को व्यक्तिगत दृष्टि से उसमें रखा है अपने संस्मरणों के द्वारा। बिफोर द मेमोरी फेल्स, यही दोनों मेरे रिकमेंडेशंस हैं। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मेरे 2 रिकमेंडेशंस है। एक किताब है जो मेरी काफी फेवरेट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ उसको, द फर्स्ट 15 लाइव्स ऑफ हैरी ऑगस्ट, क्लेयर नॉर्थ करके ऑथर है, उन्होंने लिखा है। इसमें साइंस फिक्शन बुक है। इसमें एक हैरी ऑगस्ट नाम के व्यक्ति के बारे में एक किताब है जो रीइंकार्नेट होते हैं हर बार मरने के बाद एज अ चाइल्ड, और उनको उनके पहले लाइफ के सारे मेमोरीज उनके साथ होते हैं और फिर वो बड़े होके फिर से मर के फिर से आते हैं और ऐसे 11वें लाइफ तक वो जाता है और फिर कैसे उनके पास्ट और प्रेजेंट में और फ्यूचर में चेंजेस आने लगते हैं, उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। और दूसरा है, थोड़ा सा रिलेटेड है, मैन फ्रॉम अर्थ करके मूवी है। मैंने उसको लास्ट वीक फिर से देखा। 2007 की ये मूवी है जिसमें एक क्लोज डोर प्लॉट है, कुछ ज्यादा मतलब पूरा डायलॉग बेस्ड मूवी है, जिसमें एक आदमी क्लेम करता है कि वो उसका नाम जॉन ओल्डमैन है, वो ह्यूमैनिटी शुरू होने से अभी तक जिंदा है और वो कभी मरा नहीं है। तो वो उसको कुछ प्रोफेसर्स और कुछ एकेडमिक्स और कुछ स्केप्टिक्स वो उसको क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो हर चीज का उत्तर कैसे देता है और फिर क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी है, जरूर देखिए। ठीक बात। गोपाल जी, आपका रिकमेंडेशन? बहुत बार जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो चकित होने का स्वांग करती हैं। उनको सब कुछ पता होता है कि घटनाएं जो पहले घट रही हैं उन्हीं के कारण अभी की घटना घट रही है। तो अभी की जो घटना है वो कंपार्टमेंट नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन अचानक घटना, अकस्मात कोई घटना नहीं घट गई है। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के चकित होने का स्वांग की प्रवृत्ति है उसको सभी को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये संस्थाएं और संस्था में काम करने वाले जनता के नौकर हैं और जनता के नौकरों के सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, वो चकित होने के स्वांग को डिकोड करना चाहिए। ऐसा फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका वाले कहते हैं, फाउंडिंग फादर्स, कि जब आप इनअटेंटिव हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस पे, तो वो भेड़िया बन जाते हैं। वो जजों को, सांसदों को, सबको उसमें शामिल करते हैं। तो जनता के चाहिए कि वो जागरूक रहें, वो देखे कि कौन कहाँ क्या स्वांग कर रहा है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि मैं 2 किताबों का जिक्र करना चाहूंगा। एक गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की किताब है जो बहुत ही चर्चित किताब है, बहुत लोगों ने पढ़ी है लेकिन दोबारा पढ़ने लायक है। वो है 100 Years of Solitude। उसमें एक जगह जिक्र आता है कि किसी गांव में कोई जितने लोग हैं आपस में संकेतों के माध्यम से बात कर रहे हैं। फिर जो सूत्रधार है, लेखक है, वो बताता है वो संकेतों के माध्यम से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी सृष्टि का निर्माण हुआ है, अभी भाषा का भी गठन नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है उस किताब के आलोक में कि सृष्टि का निर्माण चल रहा है जी, और हर चीज का, हर बात का नामकरण भी नहीं हुआ है। न सारी भावनाओं का नामकरण हुआ है, न सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों का नामकरण हुआ है। तो इस प्रकार के ज्ञान के अहंकार में हम न बात करें कि सब कुछ जान लिया गया है, बहुत कुछ अनजाना बाकी है। और कोरोना वायरस भी ये बताता है
कि बहुत कुछ अभी जानना प्रकृति के बारे में बाकी है। और कोरोना के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आमतौर पे इस पे ध्यान नहीं दिया गया है कि पर्यावरणीय कारणों से कोरोना फैला, क्योंकि यांगजी नदी जो है चीन में, वहां पर 3 गॉर्जेस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया और वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ और वहां से चमगादड़ के फैलने के कारण और उसी पर कोरोना नाम का वायरस स्थित रहता है और आमतौर पे वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन उसको जब विस्थापित कर दिया गया तो वो दूसरे होस्ट खोजने लगा, वो मनुष्यों को ऊपर निवास करने का प्रयास कर रहा है। तो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ इस अहंकार में करना, संस्थाओं के द्वारा भी वो अहंकार है, संस्थाओं में भी वो अहंकार है, वो एक प्रकार का प्रकृति विरोधी अहंकार है और मुझे लगता है कि सचेत होने की जरूरत है प्रकृति के प्रति। ठीक बात। मेरा 2 रिकमेंडेशन है, लेकिन इतने खूबसूरत रिकमेंडेशंस के बाद और किताबों की चर्चा के बाद बहुत कंटेम्प्रेरी है। एक तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वो हिंदुस्तान से जुड़ी है और इसलिए भी मैं चाहता हूँ लोग उसको पढ़ें क्योंकि ये रिपोर्ट हिंदुस्तान की किसी मीडिया में आनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के मीडिया में इस तरह की चीज़ें फिलहाल नहीं देखने सुनने को मिल रही हैं लंबे समय से, तो इसलिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, जिसका टाइटल है फेसबुक्स हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये रिपोर्ट पढ़ें आप। और इसके अलावा इस पूरे मसले को समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, द ग्रेट हैक करके। अरे बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री को आप जरूर पढ़ें क्योंकि उसमें वो रियल कैरेक्टर्स उस सारी कहानी को सामने रख रहे हैं। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला है ना? कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो पूरा गठजोड़ है उसमें जो ब्रिटनी केसर हैं, जो विसल ब्लोअर बाद में बने, या फिर क्रिस्टोफर वाइली हैं, ये लोगों ने पूरी सिचुएशन को सामने रखा है कुछ जर्नलिस्टों से बातचीत करके, और कैसे वो पूरी कहानी सामने आई कुछ जर्नलिस्टों के अपने निजी प्रयास से और इन विसल ब्लोअर्स की हिम्मत से। उसको समझें किस तरह से आपकी पूरी सोच को, आपके पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित किया जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए आपको समझ में आएगी। तो इसको जरूर पढ़ें, देखें इस फिल्म को। और उसी डॉक्यूमेंट्री की एक बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, आज की चर्चा को हम रोकेंगे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने क्रिस्टोफर वाइली की पेशी हुई तो पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि जब एक ओलंपिक में कोई ओलंपिक खिलाड़ी ड्रग के केस में पकड़ा जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने कम मात्रा में ड्रग ली थी या ज़्यादा मात्रा में ली थी, या इसका छोटा दंड है या इसका बड़ा दंड है। उसका एक ही दंड होता है कि उसको अपना मेडल गंवाना पड़ता है, उसका मेडल वापस ले लिया जाता है। तो हम जिस तरह से हमारी ये इस तरह की जो चीटिंग है, ये बेईमानियां जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ की जा रही हैं चुनावों को प्रभावित करने की, इसमें हम कम ज़्यादा छोटे बड़े का हिसाब कैसे रख सकते हैं? इसको तो बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इसको बचाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी हो, केवल हम टाल मटोल करके फेसबुक की गतिविधियों को ज़्यादा समय तक इसको की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हम अपनी चर्चा को रोके उससे पहले मैं मेघनाथ से चाहूँगा कि हमारी जो अपील है हमारे श्रोताओं से, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, वो अपनी अपील करें, फिर हम चर्चा को रोकेंगे। सर, 2 हफ्ते पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिवील हुई थी। उसमें जो तारीख को रिवील हुई थी उसी दिन हमारे रफेल लैंड हुए थे, उसके बाद राम मंदिर भी हुआ था, तो उसकी वजह से इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। और ये एक बात है कि हमारी जो मीडिया है वो एड पे चलती है, और अभी जो सुशांत सिंह का जो आप ड्रामा देख रहे हैं वो टीआरपी लेके आ रहा है उनको। तो आपके हित में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सुशांत सिंह का डेथ या फिर ये, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके बच्चों की फ्यूचर डिसाइड करेगी? तो हमने एक सीरीज की है, मैंने एक सीरीज लिखना शुरू किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए, और हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमको सब्सक्राइबर्स हमको सपोर्ट करते हैं, हम उनके ही हित की बात करते हैं। और एक्चुअली मैंने ये शुरू किया क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे लिखा और कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात होना चाहिए।
तो अगर हमारे मीडिया हाउसेस अपने पाठकों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हम अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो ही न्यूज आपके हित की होगी। और एक ही तरीका है वो आपके हित की करने का, जो है इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।